एक बार एक बस ड्राइवर ने मद्रास के परिवहन निदेशक से कहा कि ना तो आप बस चलाना जानते हैं और ना ही आपको बस के इंजन के बारे में कुछ भी पता है, तो आप बस ड्राइवरों की समस्याओं को कैसे समझेंगे। अब जिनसे ये बात कही गई थी वो परिवहन निदेशक 1955 के बैच के आईएएस अधिकारी थे। आईएएस को ये बात लग गई, लेकिन अपने जुनून से इस आईएएस ने न केवल बस चलाना सीखा बल्कि लगातार प्रैक्टिस से इतने पारंगत हो गए कि इंजन को खोलकर वापस असेंबल कर सकते थे, वो भी किसी पेशेवर मैकेनिक की तरह। एक बार तो इन्होंने यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चला भी दिया था। यही जुनूनी आईएएस बाद में देश के सर्वोच्च सिविल पद यानी कैबिनेट सचिव पर बैठे, फिर योजना आयोग के सदस्य बने और फिर बने देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। और जब ये आईएएस देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने तो इन्होंने वो कर दिखाया जो आज से पहले किसी ने नहीं किया था। उन्होंने इतना जबरदस्त काम किया कि उस समय ही नहीं बल्कि आज भी चुनाव आयोग जैसी संस्था इनके नाम से जानी जाती है। इनके पहले चुनाव आयोग को पॉलिटिशियंस सीरियसली नहीं लेते थे। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त एक आज्ञाकारी नौकरशाह की तरह होता था, जो वही करता था जो उस समय की सरकार चाहती थी। इस अकेले व्यक्ति ने पूरे देश को बता दिया कि यह सरकार का कोई विभाग नहीं है। इन्होंने बता दिया कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और इसके साथ कुछ अधिकार भी हैं जिसका हनन नहीं किया जा सकता। कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे पीएम हो या सीएम हो या राज्यपाल हो या फिर मंत्री मिनिस्टर वगैरह, ये अधिकारी किसी से भी नहीं डरा। उल्टा मंत्री डरते थे कि भैया इसके पाले नहीं पड़ना है। इनके ईमानदारी और काम करने के अंदाज का खौफ राजनीतिक गलियारों में इतना ज्यादा था कि एक कहावत मशहूर हो गई थी कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर इनसे। ये खुद मजाकिया अंदाज में कहते थे कि आई एट पॉलिटिशियंस फॉर द ब्रेकफास्ट। सुप्रीम कोर्ट तक कह चुका है कि देश में कई मुख्य चुनाव आयुक्त हुए हैं, लेकिन इनके जैसे आदमी कभी कभार ही जन्म लेते हैं। दोस्तों, ये थे तिरुनेल्वेली नारायण अय्यर सेशन यानी टीएन सेशन। दोस्तों, आज फिर से चुनाव आयोग पर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि चुनाव आयोग सरकार के लिए काम कर रहा है, न कि देश के लिए। ऐसे समय में टीएन सेशन और उनके काम करने का स्टाइल और भी ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। आखिर टीएन सेशन ने ऐसा क्या अलग किया कि आज तक कोई भी चुनाव आयुक्त उनके जैसा नहीं कर पाया। ऐसा क्या किया सेशन साहब ने कि उस दौर में आम आदमी के मसीहा बन गए थे वे। ऐसा क्या किया टीएन सेशन ने कि आज लोग कहते हैं कि काश सेशन साहब जिंदा होते तो चुनाव आयोग की ऐसी हालत नहीं होती। आज के इस एपिसोड में जानेंगे सब कुछ, लेकिन उससे पहले मैं अपने उन व्यूअर्स को बता दूं जो यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं कि आखिर आज का ये टॉपिक किस प्रकार से उनके सब्जेक्ट से रिलेवेंसी रखता है। तो सबसे पहले तो जीएस पेपर सेकंड यानी गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी एंड सोशल जस्टिस इत्यादि के अंतर्गत आप इसे संवैधानिक संस्था, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लोकतांत्रिक सुधार, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स और संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंतर्गत रख सकते हैं। इसके अलावा इसे आप जीएस पेपर 4 यानी एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड यानी ईमानदारी और नैतिक साहस यानी इंटीग्रिटी एंड मॉरल करेज और कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक से जोड़कर देख सकते हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, 90 के दशक में चुनावों में घपलेबाजी बहुत हुआ करती थी। 90s के दौर में देश में कई जगह चुनाव ऐसे होते थे जैसे गांव की चौपाल में मेला, एकदम अव्यवस्थित तरीके से, एकदम बेतरतीब तरीके से वोटिंग। वोट डालने से पहले कई गांवों में वोटिंग खत्म हो जाया करती थी। कैसे? बोगस वोटिंग से, फर्जी वोटिंग से। मतलब एक आदमी 5 बार वोट डाल रहा है, मुर्दे तक वोट डाल रहे हैं। इसी समय राजनीति में अपराधी और नेताओं का नेक्सस बहुत ज्यादा जोरों पर था। यहां तक कि अपराधी भी चुनाव लड़ते थे और वो भी गाजे बाजे के साथ जीत भी जाते थे, क्योंकि इस दौर में साम दाम दंड भेद सब जोरों पर था। पहले पैसा और शराब बांटकर वोटर्स को लुभाओ, नहीं माने तो डरा धमका कर लुभाओ, और वो भी काम ना आए तो बैलेट बॉक्स में ही स्याही उड़ेल दो, या फिर बूथ ही लूट लो यानी बूथ को कैप्चर कर लो। ये सब बहुत कॉमन था। नेताजी लोग मुस्कुरा रहे थे क्योंकि खेल उन्हीं के हक में चल रहा था, लेकिन जल्द ही यह खेल बिगड़ने वाला था क्योंकि शेषन साहब सिस्टम में आ चुके थे। शेषन ने 12 दिसंबर 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला था और आते ही चुनावी सिस्टम के अंतर्गत उन्होंने जितनी भी गंदगी देखी सब साफ करने में जुट गए। दोस्तों, इसी समय के आसपास
एक कमेटी बनी थी, दिनेश गोस्वामी कमेटी। उन्होंने कहा कि भाई हर वोटर का फोटो पहचान पत्र होना चाहिए, तभी ये फर्जीवाड़ा बंद होगा। कागज पर बात लिखी गई, फाइल बन गई, लेकिन सरकार ने जैसे रजाई तानकर सोने का ठान लिया था। और अब साल हो चुका था 1992। फाइल आगे बढ़ ही नहीं रही थी। शेषन ने सीधा सरकार को ललकार दिया और अब हर वोटर को फोटो वाला पहचान पत्र बनाना ही पड़ेगा, ये बोल दिया। और यह भी कहा कि अगर नहीं बनेगा तो समझ लो चुनाव ही नहीं होगा। अब नेताजी लोग तिलमिला उठे। नेताजी का तो खेल ही बंद हो जाता। सीधे सीधे विरोध करना क्योंकि उनके लिए मुश्किल था, तो चालाकी से बोले कि यह सब बेकार है, बहुत महंगा पड़ेगा। कुल 18 महीने बीत गए, सरकार फिर भी सुस्त ही रही। और इसी समय एक ऐसा वाकया हुआ जिसको चुनाव आयोग और केंद्र सरकार का सबसे बड़ा टकराव माना जाता है। और यही घटना थी जिससे चुनाव आयोग बैक स्टेज से देश में सीधे सेंटर स्टेज पर आ गया। यह कहानी है रानीपेट की, और रानीपेट तमिलनाडु में पड़ता था। जुलाई 1993 में रानीपेट विधानसभा उपचुनाव होना था। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि तत्कालीन मुख्यमंत्री जे जयललिता कांग्रेस कार्यकर्ताओं के क्षेत्र में घुसने से रोक रही थी और चुनाव में पक्षपात हो रहा था। विपक्ष ने चुनाव आयोग में केंद्रीय सुरक्षा बलों की मांग की, क्योंकि उन्हें डर था कि राज्य पुलिस निष्पक्षता नहीं बरत पा रही है। टीएन शेषन ने यह मांग केंद्र सरकार तक पहुंचाई, लेकिन केंद्र ने चुनाव आयोग को केंद्रीय बल बुलाने का अधिकार नहीं दिया। केंद्र सरकार का कहना था कि आयोग को यह अधिकार है ही नहीं। इधर वोटर आईडी कार्ड भी नहीं बन पा रहे थे। अब शेषन साहब का सब्र टूट गया और शेषन साहब ने ऐतिहासिक फैसला ले डाला। बात थी 2 अगस्त सन 1993 की। रक्षाबंधन का दिन था। दिल्ली के फिजाओं में अचानक हलचल मच गई। चुनाव आयोग ने 17 पन्नों का एक आदेश निकाला। जब तक केंद्र सरकार से टकराव खत्म नहीं होता और चुनाव आयोग को अधिकार और पूरी स्वतंत्रता नहीं मिल जाती, तब तक देश में कोई भी चुनाव नहीं कराएंगे। आयोग के अधिकारों में फोटो पहचान पत्र की मांग भी शामिल कर दी गई थी। लिटरली आप बिलीव कीजिए कि धमाका सा हो गया, क्योंकि कुछ लोगों को लगा कि शेषन साहब बस धमकी दे रहे हैं। गलतफहमी में जी रहे थे वो लोग, क्योंकि शेषन साहब सिर्फ कहते नहीं थे, वो कर भी दिखाते थे। इस आदेश की वजह से एक साथ 31 चुनाव, जिसमें 3 लोकसभा, 9 राज्यसभा, 2 विधान परिषद, 17 विधानसभा उपचुनाव, सब के सब टाल दिए गए। यहां तक कि चुनाव न होने से प्रणब मुखर्जी को केंद्रीय मंत्री का पद छोड़ना पड़ा था। सरकार और चुनाव आयोग के बीच ये जंग सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई और कोर्ट ने अंततः आयोग के अधिकारों को मान्यता दी। सरकार को आखिरकार झुकना पड़ा और नतीजा यह रहा कि साल 1996 तक करीब 20 लाख लोगों को फोटो आईडी वाला वोटर आईडी कार्ड मिल चुका था। धीरे धीरे ये वोटर आईडी कार्ड हर एक नागरिक का पहचान बन गया था। रानीपेट उपचुनाव की घटना चुनाव आयोग के इतिहास में टर्निंग पॉइंट थी, जिसने आयोग को ताकतवर और स्वतंत्र संस्था की पहचान दिलाई। लेकिन क्या शेषन साहब इतने से ही खुश होने वाले इंसान थे? बिल्कुल नहीं। उनको तो पूरे चुनावी सिस्टम के हर एक कोने की पड़ी हर गंदगी को साफ करना था, और ये गंदगी थी बेहिसाब पैसा। देखिए, देश में वोटिंग एक बड़ी समस्या है। वोटर्स को पैसे से खरीदना या लुभाना, ऐसा आज भी होता है। वोटिंग के पहले जमकर पैसा लुटाया जाता है। शेषन बाबू की नजर बस इसी पैसे पर हुआ करती थी। अधिकतर उम्मीदवार नामांकन में अपनी संपत्ति कम दिखाते हैं, लेकिन चुनाव के वक्त पैसा सावन के पानी की तरह बहाते हैं। अब इसको कैसे रोका जाए? इसी वक्त शेषन ने पहचान लिया कि खेल नेताओं की चालाकी और अफसरों की मिलीभगत से चल रहा है। तो शेषन ने एक नया पैंतरा फेंका। बोले अब ऐसा खेल नहीं चलेगा। उन्होंने राष्ट्रीय कर ब्यूरो यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के बड़े ऑफिसर्स को सीधे चुनाव पर्यवेक्षक बना दिया। उनको काम दिया गया, हर दिन हर निर्वाचन क्षेत्र में जाकर देखो कि कौन कितना खर्चा कर रहा है और रोजाना मुझे रिपोर्ट सौंपो। यानी अब कोई भी कैश का जुगाड़ दबा कर नहीं बैठ सकता था। इसके बाद शेषन ने निकाला कानून की किताब। बोले जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 में साफ है कि हर उम्मीदवार को अपने खर्चे का हिसाब रखना होगा। तो उन्होंने इसे कड़ाई से लागू किया। फिर उन्होंने चुनावी खर्च की सीमा भी तय कर दी। विधानसभा चुनाव में 20,000 से 40,000 और लोकसभा में 1.5 लाख से 1,70,000 से ज्यादा का खर्चा नहीं हो सकता था। कुल मिलाकर नेताओं का गेम बिगाड़ रहे थे शेषन साहब। इससे सरकार भी बौखला गई। उस समय पीएम नरसिम्हा राव की सरकार थी। सरकार चाहती थी कि खर्च सीमा बढ़ा दी जाए, लेकिन शेषन डटे रहे। बोले सीमा का कोई उल्लंघन माफ नहीं किया जाएगा।
सोचिए, पूरा का पूरा तंत्र एक तरफ और अकेला आदमी एक दूसरी तरफ, और वो भी जरा सा टस से मस ना हो रहा हो। इसका असर ऐसा हुआ कि चुनाव में नोटों की बरसात थम गई, वोट खरीदने का धंधा ठंडा पड़ गया। आंकड़े गवाही देते हैं कि शेषन के कार्यकाल में 1488 उम्मीदवारों को लोकसभा चुनाव के लिए 3 साल तक अयोग्य ठहरा दिया गया, क्योंकि वे अपना खर्च नहीं बता पाए थे। शेषन ने 40,000 झूठे चुनावी रिटर्न्स की पड़ताल की और 14,000 से ज्यादा नेताओं को सार्वजनिक पद से अयोग्य ठहरा दिया। ऐसे थे शेषन साहब। क्या आज ऐसा होना मुमकिन है? आज तो कई बड़े छोटे ऑफिसर्स सिर्फ और सिर्फ सत्ता का अभयहस्त अपने ऊपर चाहते हैं। इस वजह से कोई भी अधिकारी बेवजह नाराजगी नहीं झेलना चाहता, लेकिन शेषन साहब अलग ही थे, शायद किसी अलग मिट्टी के बने हुए। शेषन साहब को अपने कार्यकाल के दौरान कई लोगों की नाराजगी भी झेलनी पड़ी थी। शेषन साहब ने कई सारे लोगों को अपने आड़े हाथ भी लिया था। सोचिए, राज्यपाल तक को उन्होंने नहीं छोड़ा था। अब सुनिए शेषन की सबसे हाई प्रोफाइल शिकार की कहानी। गुलशेर अहमद ये कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। पढ़ाई लिखाई में भी कमाल के थे। इंग्लैंड तक पढ़ने गए और बैरिस्टर बनकर लौटे थे। राजनीति में कदम रखा तो मध्य प्रदेश विधानसभा के वे अध्यक्ष बन गए और कई बार विधायक भी रहे, और मध्य प्रदेश से सतना से सांसद भी बने। कदम कदम बढ़ाते हुए 1993 में उन्हें हिमाचल प्रदेश का नवा राज्यपाल बना दिया गया। सोचिए, एक वकील से लेकर विधायक, सांसद और फिर राज्यपाल। लेकिन शेषन ने इनको भी आईना दिखा दिया। हुआ ये कि इनके बेटे सईद अहमद ने सतना से चुनाव लड़ने की ठानी। बेटा मैदान में था, इसलिए राज्यपाल साहब खुद प्रचार में उतर पड़े। गाड़ियों का काफिला, भाषण, लोगों से अपील, सब चलने लगा। अब यह आचार संहिता का साफ साफ उल्लंघन था, क्योंकि राज्यपाल को चुनावी राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। शेषन के कान में जब खबर गई, बस तो फिर क्या था। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियमों और संविधान की आत्मा के खिलाफ है ये सारा कार्य, और उन्होंने सतना का चुनाव स्थगित करा दिया। दोस्तों, ऐसे देश के इतिहास में शायद पहली बार ही हुआ था कि किसी राज्यपाल के कदम पर इतनी सख्त कार्यवाही हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि गुलशेर अहमद को अपनी कुर्सी तक छोड़नी पड़ी। ऐसे ही एक और राज्यपाल थे, बलिराम भगत। ये राजस्थान के थे। उस समय के राज्यपाल बलिराम भगत साहब ने एक दिन सोचा कि चलो अपनी पुरानी जान पहचान का फायदा उठा ले। बलिराम भगत अपने जान पहचान के एक पुलिस ऑफिसर को राजस्थान पुलिस का सबसे बड़ा ओहदा यानी डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, दिलाने की जुगत में लग गए। अब आम दिनों में यह सब चलता रहता था, लेकिन यह चुनावी समय था और शेषन साहब पद में थे। चुनाव आयोग की नजर हर उस काम पर थी जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता था। शेषन को भनक लगी कि राज्यपाल साहब अपनी निजी पसंद के चक्कर में पुलिस प्रमुख बदलने जा रहे हैं। बस फिर क्या था, शेषन ने सीधे टोक दिया, राज्यपाल साहब आप संविधान की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन चुनाव के वक्त यह कुर्सी चुनाव आयोग की निगरानी में आ जाती है। अफसरशाही में फेरबदल करके माहौल बिगाड़ने की इजाजत मैं किसी को नहीं दूंगा। राज्यपाल को लगा कि अरे हम तो राज्यपाल हैं, हमसे ऊपर कौन हो सकता है। लेकिन शेषन साहब ने साफ साफ कह दिया कि चुनावी अवधि के अंदर राज्यपाल भी नियम से बाहर नहीं जा सकते। नतीजा यह हुआ कि बलिराम भगत का फैसला ठंडे बस्ते में चला गया और उन्हें भी मानना पड़ा कि शेषन के आगे किसी का दबदबा नहीं चलता। शेषन साहब को थोड़ी सी भी लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं थी। 1991-92 में उन्होंने बिहार और पंजाब के चुनाव के कैंसिल कर दिए थे। नेतागण इतने तिलमिला गए थे कि उन्होंने शेषन पर महाभियोग चलाने की कोशिश तक कर डाली थी, लेकिन नतीजा वही निकला, शेषन डिगे नहीं और उनका खौफ अन्य सारे लोगों में और ज्यादा गहराता चला गया। यही स्वतंत्रता प्रवृत्ति शेषन साहब के लिए मुसीबत बन गई थी। हालात ये हो गए थे कि कई नेताओं को लगने लगा था कि टी.एन. शेषन चुनाव करवाने नहीं बल्कि हुकूमत चलाने के लिए आए हैं। उनकी सख्ती से घबराकर पॉलिटिशियंस एक ही सुर में बोलने लगे थे कि अब इस तानाशाह की ताकत कम करनी होगी। फिर क्या था, सारे के सारे दल मिलकर मैदान में आ गए। आखिरकार अक्टूबर 1993 में संसद ने संविधान में संशोधन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ 2 और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कर दी। एम.एस. गिल और जी.वी.सी. कृष्णमूर्ति, इन दोनों को आयोग में जोड़ने के पीछे यही मंशा थी कि शेषन की स्वतंत्रता रवैये से काम करने के ऊपर लगाम लगाई जा सके और उनकी एक छत्र सत्ता को कमजोर कर दिया जाए। बहरहाल शेषन विरोध में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और नई नियुक्तों को चुनौती दे दी। शेषन ने याचिका में कहा कि संसद के पास 2 नए आयुक्तों की शक्ति को मुख्य आयुक्त के बराबर करने का कोई अधिकार नहीं है। बहरहाल मामला चलता रहा और इधर शेषन अपने काम में व्यस्त हो गए। इसके बाद आया यूपी का विधानसभा चुनाव।
1993 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शेषन का अंदाज ही अलग था। उन्होंने पहले ही जिला मजिस्ट्रेटों, बड़े पुलिस अफसरों और लगभग 280 चुनाव पर्यवेक्षकों को साफ साफ चेतावनी दे दी कि चुनाव की पूरी अवधि में अगर कहीं भी गड़बड़ी हुई तो सीधे मेरी नजर में तुम होगे और जवाब भी तुमको ही देना होगा। इस सख्ती का असर इतना हुआ कि एक रिटर्निंग ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, हम सब एक दयाहीन आदमी की दया पर जी रहे हैं। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही सेशन ने लगभग 50,000 अपराधियों को यह अल्टीमेटम दे दिया था, या तो वे अग्रिम जमानत ले लें या फिर खुद पुलिस के हवाले हो जाएं। चुनाव में जरा सा भी हस्तक्षेप किया तो यह बर्दाश्त से बाहर होगा। टीएन शेषन का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी भी बड़े नेता से भिड़ने से उन्हें जरा सा भी डर नहीं लगता था। अब एक बार उनकी सीधी टक्कर यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी से भी हो गई। हुआ यूं कि चुनाव प्रचार के दौरान मुलायम सिंह यादव सरकारी हेलीकॉप्टर का ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे जैसे वो उनका पर्सनल वाहन हो। मामला शेषन की नजर में आते ही खेल पलट गया। उन्होंने बिना देर किए 6 उपचुनावों को सीधे सीधे कुछ महीने के लिए स्थगित कर दिया। सोचिए किसी और की हिम्मत होती जो मुलायम सिंह जैसे दिग्गज नेता से पंगा ले सकता था, लेकिन ये टीएन शेषन थे। जिसे गलत समझा वहीं रोक दिया, चाहे सामने कितना भी बड़ा नाम क्यों ना हो। शेषन साहब ने कई बार इंटरव्यू में कहा था कि चुनाव आयोग सरकार का हिस्सा नहीं है, चुनाव आयोग सरकारी विभाग नहीं है, चुनाव आयोग एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है, इसलिए कोई भी दबाव शेषन साहब को झुका नहीं पाया। इसका भी एक किस्सा है। जब शेषन साहब सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने ही थे, उसी वक्त विजय भास्कर रेड्डी कानून मंत्री थे। रेड्डी ने सोचा चलो नए आदमी पर दबाव डालते हैं। संसद में सवाल जवाब का हिसाब किताब चुनाव आयोग से मांगने लग गए, लेकिन शेषन ने सीधे मना कर दिया। उस समय प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। पीएम ने दोनों को बुलाया। मीटिंग में रेड्डी बोले शेषन को कोऑपरेट करना चाहिए। शेषन ने वहीं बैठकर बात काट दी और कहा, कानून मंत्री जी, चुनाव आयोग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। यह सुनकर पीएम राव का भी मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन शेषन रुके नहीं। उन्होंने वहीं 2 टूक बोल दिया, पीएम महोदय, अगर आपके मंत्री इस तरह काम करेंगे तो मैं इनके साथ आगे नहीं चल पाऊंगा। अब सोचिए, सामने देश का प्रधानमंत्री बैठा है और शेषन बिना हिचकिचाए ये सब बोल रहे हैं। यही था उनका दम। फिर एक और किस्सा है विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम। वो चाहते थे कि इटावा का उपचुनाव टाल दिया जाए। शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि उन्होंने सीधा पीएम को फोन घुमा दिया और कहा, सरकार को शायद लगता है कि मैं घोड़ा हूं और वो घुड़सवार, लेकिन ये गलतफहमी निकाल दीजिएगा, मैं किसी मनमर्जी का नहीं हूं। कोई जायज वजह होगी तो चुनाव आयोग देखेगा, लेकिन चुनाव आयोग पर दबाव डालकर अगर आप कुछ करवाएंगे तो ये आप भूल जाइए। इतना ही नहीं, शेषन ने पीएम से ये तक कह दिया कि रंगराजन को माफी मांगनी चाहिए, और वाकई कुछ दिनों बाद विधि मंत्रालय की तरफ से माफीनामा चुनाव आयोग पहुंच गया। पॉलिटिशियंस की डिमांड को तो वो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देते थे। साल था 1995, जमीन बिहार की थी और मौसम था चुनावी। बिहार की राजनीति उस वक्त जैसे बारूद के ढेर पर बैठी हुई थी। बिहार चुनाव को लेकर बदनाम हो चुका था। हर चुनाव में बूथ कैप्चरिंग से लेकर बैलेट पेपर लूट और मारपीट, हिंसा, खबरें, ये सब सुर्खियां बनाए रहती थी। हत्या, अपहरण, बूथ कैप्चरिंग सब मिलाकर लोकतंत्र का गला घोंट रहे थे। चुनाव आयोग की कमान जब टीएन शेषन के हाथ में थी तो उन्होंने ठान लिया कि इस बार सब कुछ अलग होगा, चुनाव एकदम साफ सुथरा होगा। अपनी कसम को पूरा करने के लिए शेषन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने पहली बार विधानसभा चुनाव को 4 चरणों में करवाने का ऐलान किया, और मजे की बात यह है कि हर बार तारीख बदलती रही। नतीजा यह रहा कि बिहार का सबसे लंबा चुनाव बन गया। वोटर्स में डर का माहौल न रहे, इसके लिए बिहार में चुनावी इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि हर एक पोलिंग बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी थी। शेषन ने पंजाब तक से कमांडो मंगवाए थे। एक तरह से सीधे ललकार थी कि तुम में दम हो तो बूथ कैप्चरिंग करके दिखाओ। नतीजा यह हुआ कि बूथ कैप्चरिंग लगभग नामुमकिन हो गई, लेकिन इस सख्त कदमों का सबसे बड़ा विरोधी सिर्फ एक आदमी था, लालू प्रसाद यादव। उस समय लालू प्रसाद जी का कद बिहार की राजनीति में बहुत ऊंचा था। जब शेषन ने कुछ सीटों पर मतदान रद्द किया तो लालू गुस्से में बिफर पड़े। उन्होंने यहां तक कह दिया कि शेषन तो नेशन के लिए ठीक ही नहीं है, लेकिन शेषन को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। शेषन कहां क्या चाहते थे। इतिहास हमेशा याद रखेगा कि शेषन द्वारा आयोजित उस चुनाव में बिहार की तस्वीर बदल दी गई थी। वोटिंग प्रतिशत 61.79 तक जा पहुंचा, और यह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था।
हालांकि लालू प्रसाद यादव जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, लेकिन खास बात यह थी कि उनके वोटों का प्रतिशत गिर चुका था। वहीं रिजेक्टेड वोटों की संख्या 1990 में जहां 5,65,851 थी, वो 1995 में बढ़कर 11,25,854 हो गई। साफ था कि शेषन ने खेल के नियम बदल दिए थे और बिहार ने पहली बार निष्पक्ष चुनाव की हवा महसूस की थी। लेकिन ऐसा नहीं कि शेषन के सभी पॉलिटिशियंस से संबंध या रिश्ते खराब थे। शेषन के राजीव गांधी जी के साथ रिश्ते अच्छे थे। 2 अक्टूबर 1986 गांधी जयंती का दिन था। उस वक्त टीएन शेषन वन एवं पर्यावरण सचिव थे। इनको छुट्टियों में भी काम करना पसंद था, इसलिए वे अपने दफ्तर में ही बैठे हुए थे। टेलीविजन पर मैच चल रहा था, तभी मैच के बीच में एक सनसनीखेज न्यूज सामने आई। राजघाट में किसी ने प्रधानमंत्री राजीव गांधी पर गोली चला दी है। माहौल सन्न हो गया था, लेकिन अगले ही दिन प्रधानमंत्री आवास से शेषन को बुलाया गया। शेषन जब वहां पहुंचे तो राजीव गांधी सीधे बोले, शेषन, मैं चाहता हूं कि तुम इस घटना की जांच करो और अपनी रिपोर्ट मुझे सौंपो। शेषन ने साफ कहा कि सर, मुझे ऐसे काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शायद मेरे अलावा कोई और इस जिम्मेदारी को बेहतर निभा सकता है। लेकिन राजीव गांधी नहीं माने, शेषन को काम सौंप दिया। शेषन भी लग गए घटना की जांच करने में। 4 हफ्ते में 150 पन्नों की रिपोर्ट दी गई, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। 2 महीने बाद 15 दिसंबर को शेषन को फिर से प्रधानमंत्री कार्यालय से बुलावा आया। उन्हें पालम हवाई अड्डे पहुंचने के लिए कहा गया। वहां एक लाल रंग की बुलेट प्रूफ जीप इंतजार कर रही थी। राजीव गांधी खुद ड्राइविंग सीट पर थे। राजीव गांधी ने कहा, आपने जो सुझाव दिए हैं उन्हें लागू भी आपको ही करना होगा। शेषन ने पूछा, मैं कैसे कर सकता हूं? राजीव मुस्कुराए और फिर 1 हफ्ते बाद आदेश आया कि शेषन अब न सिर्फ पर्यावरण सचिव थे, बल्कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा की भी सर्वोच्च जिम्मेदारी उन्हीं पर थी। इसके बाद शेषन और राजीव का रिश्ता और गहरा होता चला गया। शेषन का लगभग रोज राजीव गांधी से मिलना हो जाता था। एक बार तो शेषन ने राजीव के मुंह से बिस्कुट तक छीन लिया था और कहा कि प्रधानमंत्री ऐसी कोई चीज नहीं खा सकते जिसका टेस्ट ना हुआ। लेकिन राजीव गांधी थे कि अपनी सुरक्षा को लेकर लापरवाही रहते थे। राजीव गांधी को कोलंबो जाना था। शेषन ने रोकने की कोशिश की, पर राजीव नहीं माने और वहीं उन पर एक नौसैनिक द्वारा हमला कर दिया गया। एसपीजी एक्ट बना तो शेषन ने प्रस्ताव रखा कि प्रधानमंत्री के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों को भी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने राजीव गांधी को कहा कि आज आप प्रधानमंत्री हैं, कल पद छोड़ेंगे, लेकिन खतरा कम नहीं होगा। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति और उनके परिवारों को भी आजीवन सुरक्षा मिलती है। पर राजीव हंसकर टाल गए। बोले, लोग कहेंगे कि मैं अपने निजी स्वार्थ के लिए ये कानून बना रहा हूं। फिर आया 2 दिसंबर सन 1989 का दिन। राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और शेषन को दिया गया भारतीय सिविल सेवा पदानुक्रम में सबसे वरिष्ठ पद। शेषन को 10वें कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। पहले ही दिन बैठक तय हुई। पूछा गया, क्या राजीव गांधी और उनके परिवार को एसपीजी सुरक्षा दी जाए? शेषन ने साफ कहा, उन्हें वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो प्रधानमंत्री के रहते हुए दी गई थी। मगर वीपी सिंह सरकार ने इनकार कर दिया। लेकिन इतिहास ने दिखा दिया कि शेषन की आशंका कितनी सही थी। आखिरकार 21 मई सन 1991 को एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की मृत्यु हो गई। बहरहाल, इसके पहले 22 दिसंबर को एक फैसला आया और उसमें कहा गया कि आप कैबिनेट सचिव नहीं, योजना आयोग के सदस्य हैं। इसके कुछ ही महीनों बाद चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनकी सरकार में कानून मंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी। दिसंबर 1990 की बात है। रात में 1 बजे होंगे, सुब्रमण्यम स्वामी ने नई दिल्ली में टीएन शेषन के सरकारी बंगले में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का एक मैसेज भेजा। इस समय तक टीएन शेषन योजना आयोग के सदस्य थे। मैसेज में सवाल था, क्या आप भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे? रात के करीब 2 बज चुके थे। शेषन बिस्तर पर लेटे हुए थे। इस भारी भरकम ऑफर को लेकर सोच में पड़ गए थे। अचानक उन्हें राजीव गांधी का नंबर याद आया। फोन घुमाया और उधर से राजीव गांधी ने उन्हें तुरंत अपने आवाज बुला लिया। रात के 1:30 बजे शेषन वहां पहुंचे। राजीव ने सीधे सवाल किया, क्या वह आपको सीईसी का पद देने जा रहे हैं? देखिए, इस पद को तभी लें जब दूसरा पद अवेलेबल ना हो। शेषन ने राष्ट्रपति वेंकट रमन से भी इस बारे में बातचीत की। उन्होंने भी यही कह दिया। पर शेषन अभी भी असमंजस में थे। उन्हें लगा कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले किसी आध्यात्मिक मार्गदर्शन की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा उन्होंने तुरंत कांची के शंकराचार्य से मुलाकात की। शंकराचार्य ने पल भर की भी देरी ना की और जवाब दिया कि ये एक सम्मानजनक काम है, इसे स्वीकार करो। और इस तरह दिसंबर 1990 में टीएन शेषन बने भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त। वो शख्स जिसने अगले 6 साल तक भारतीय चुनाव व्यवस्था की तस्वीर बदल के रख दी। बहरहाल, टीएन शेषन 11 दिसंबर 1996 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर हो गए।
एक्सीलेंट सिविल सर्विस के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। इसके अगले साल उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा। सामने थे के.आर. नारायणन। शेषन हार गए। उसके 2 साल बाद उन्होंने 1999 में गांधीनगर से लाल कृष्ण आडवाणी जी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन उसमें भी उन्हें हार मिली। दोस्तों, लगभग आज से 6 साल पहले 10 नवंबर सन 2019 को शेषन साहब ने देह त्याग दी। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल, आखिर टीएन शेषन ने ऐसा क्या अलग किया कि आज तक कोई भी चुनाव आयुक्त उनके जैसा नहीं कर पाया? इसका जवाब खुद शेषन साहब ने दिया है। शेषन ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, ऐसा नहीं था कि मैं व्यवस्था में कोई नया सुधार पेश करना चाहता था। मैंने कानून में एक अल्पविराम, अर्धविराम या पूर्ण विराम भी नहीं जोड़ा। कानून में जो कुछ भी कहा गया था, मैं बस उसी पर लागू रहा। समझ रहे हैं ना आप इस सिंपल लाइन की गहराई कितनी है? वो ऐसे अनकॉमन मैन थे जिन्होंने सिर्फ अपना काम केवल और बेहद ईमानदारी से किया और कुछ भी नहीं। आपको कुछ महान करने के लिए कुछ स्पेशल नहीं करना है। ईमानदारी की ही गर्मी थी उनमें, जिससे बड़े से बड़ा लोहा भी पिघल गया। और वो अक्सर कहते थे कि मैं वही कर रहा हूं जो कानून मुझसे करवाना चाहता है, उससे ना तो कम ना ही ज्यादा। अगर आपको कानून पसंद नहीं है तो उसे बदल दीजिए, लेकिन जब तक कानून है मैं उसको टूटने नहीं दूंगा। दोस्तों, सच्चाई यही है कि उन्होंने कुछ भी अलग नहीं किया, वही किया जो किया जाना चाहिए था। और शायद यही वजह है कि बीते दशकों में टीएन शेषन से ज्यादा नाम किसी भी ब्यूरोक्रेट ने नहीं कमाया। तो आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। टीएन शेषन की ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपने अपने यूपीएससी के लिए क्या क्या खूबियां सीखी, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। अगर आप देश सेवा आईएएस आईपीएस बनकर करना चाहते हैं तो ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुद को साबित करने का और अपनी यूपीएससी सीएससी की तैयारी को एक नए मुकाम पर पहुंचाने का। क्योंकि अब स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी लेकर आया है यूपीएससी आईएएस की संपूर्ण तैयारी के लिए P2I यानी प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच, जो आपके लिए साबित होगा प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का वन स्टॉप सॉल्यूशन। मगर ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक कोर्स नहीं है, यह है एक गेम चेंजर। क्योंकि इस प्रोग्राम को तैयार किया गया है हर स्तर के उम्मीदवारों के लिए, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो या एडवांस लेवल पर हो। फाउंडेशन से लेकर आंसर राइटिंग और इंटरव्यू तक हर मोड़ पर आपको मिलेगा कंप्लीट कवरेज। स्टडी आईक्यू का ये लाइव फाउंडेशन कोर्स आपको देता है 1000 से अधिक घंटे की लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस, वो भी अपने भरोसेमंद एजुकेटर्स के साथ। जीएस फाउंडेशन, सीसेट, करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग, ये सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। और सबसे खास बात, 1-to-1 पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप। मतलब हर कैंडिडेट को मिलेगा अपना खुद का मेंटर, जो आपको प्लानिंग से लेकर एग्जीक्यूशन तक हर मोड़ पर आपकी मदद करेगा। इन सब के अलावा तैयारी को परखने के लिए मिलेगा प्रीलिम्स और मेंस दोनों का फुल फ्लेजेड टेस्ट सीरीज, 75+ प्रीलिम्स टेस्ट और 12 मेंस टेस्ट सीरीज, वो भी टाइम बाउंड इवैल्यूएशन के साथ। इस कोर्स में फाइनल स्टेज यानी इंटरव्यू की तैयारी है फुल ऑन। इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम यानी आईजीपी, जिसमें शामिल है डेफ डिस्कशन, मॉक इंटरव्यूज और ब्यूरोक्रेट्स व सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स से सीधा इंटरेक्शन। अब अगर आप अभी ज्वाइन करते हैं तो चेकआउट पर इस्तेमाल कीजिए कूपन कोड विरद लाइव और पाइए कुछ खास डिस्काउंट। तो इंतजार किस बात का, अभी लॉग इन कीजिए www.studyiq.com पर या डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू ऐप। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आईक्यू आईएएस हिंदी।